नमस्कार दोस्तों, वहीमद आर्ट्स कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके से आंसर राइटिंग हमें करनी है, किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्या होता है कि आप किसी भी तरीके से आंसर लिख के आ जाते हैं, चाहे 6 मार्क्स का हो, चाहे 4 मार्क्स का हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। और जिस तरीके से लिख के आते हैं, उसी तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं। एक होता है क्रिएटिविटी के साथ आपको आंसर लिखना, क्रिएटिविटी के साथ आंसर लिखना, और एक होता है किसी भी तरीके से आंसर लिखें। अब वही आंसर आपने बिना क्रिएटिविटी के साथ लिख के आया और एक बंदा क्रिएटिविटी के साथ लिख के आया है, तो इस वजह से क्रिएटिविटी के साथ जिसने लिखा है उसको क्या नाम है, पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। और जो क्रिएटिविटी के साथ नहीं लिखता है उसको क्या नाम है, आधे या आधे से थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं। तो क्या रीज़न है, क्या फॉर्मेट है आंसर राइटिंग का, आज हम वो जानेंगे ताकि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छा से स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि वो क्या नाम है, फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, जब भी आपका कोई भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे चाहे 4 मार्क्स का हो, उसमें क्या ध्यान देना है। कोई भी आंसर लिखते समय पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन वो होगा जो आपका टॉपिक होगा, जैसे कि अंतिम वस्तु की परिभाषा लिखिए या शीत युद्ध का अर्थ बताइए। ठीक है, शीत युद्ध का अर्थ बताइए तथा उसके परिणाम क्या हुए। तो पहले आप शीत युद्ध का अर्थ बताएंगे 2 से 3 लाइनों में। ठीक है, 2 से 3 लाइनों में आप उसका अर्थ बताएंगे। देन फिर शीत युद्ध के कारण, जैसे शीत युद्ध क्या था और शीत युद्ध के कारण क्या थे, कि शीत युद्ध क्यों हुआ था, तो उसके कारण लिखेंगे। अगर 6 नंबर का है तो आप कितने पॉइंट लिखेंगे, 6 पॉइंट लिखेंगे। कितने पॉइंट लिखेंगे, 6 पॉइंट लिखेंगे। और अगर 4 नंबर का है तो आप कितने पॉइंट लिखेंगे, 4 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो पहले पॉइंट में क्या करना है, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है कि शीत युद्ध का कारण क्या था। ठीक है, उसकी हेडिंग डालनी है, देन फिर उसको 2 से 3 लाइनों में लिखना है। ठीक है, आगे मैं इसका फॉर्मेट मेरे पास लिखा हुआ है, उसके आंसर के रूप में दिखलाऊंगा कि किस तरीके से लिखना है। अभी मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ। फिर दूसरा पॉइंट डालेंगे, फिर उसकी हेडिंग लिखेंगे, फिर लिखेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आंसर राइटिंग का। फिर लास्ट में जब आपके 6 पॉइंट हो जाएंगे तो यहाँ पे कंक्लूजन या निष्कर्ष, नीचे सबसे लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष लिखेंगे, उसको भी 2 से 3 लाइन में लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है, वही चीज़ें लिखनी है जो काम की होंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स का भी हम समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, इसी तरीके से लिखना है, हेडिंग के साथ लिखना है। और बिना हेडिंग वाला जो होगा आपको वो भी देखना है कि बिना हेडिंग के किस तरीके से लिखना है और हेडिंग के साथ कैसे लिखना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का यहाँ जगह नहीं बची है, चलो एक बार करते हैं। इरेज करके फिर आपको मैं दोबारा से इकोनॉमिक्स का एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्या करना होता है, अधिकतर या तो टेबल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि टेबल को डिफाइन करो या ग्राफ को डिफाइन करो। जैसे कि आपका वो हो गया कि उपभोक्ता डिमांड हो गया। ठीक है, मांग वक्र हो गया, उसको डिफाइन करना है। तो इस तरीके से पहले तो डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, डायग्राम बनाना है, और फिर अगर डायग्राम वाला आता है, ठीक है, अगर डायग्राम वाला आता है तो साइड में डायग्राम बनाना है, राइट साइड में। ठीक है, और इस तरफ कहना है आपको, जैसे अंतिम वस्तु हो गया, अंतिम वस्तु की परिभाषा दीजिए। ठीक है, उस तरीके से पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है 2 से 3 लाइन में, ताकि आप अगर ग्राफ बनाते हैं तो उसके आपको 1 नंबर मिलते हैं, और डेफिनेशन लिखते हैं किसी का तो उसके आपको 1 नंबर मिलते हैं। तो अगर आप सिर्फ किसी भी क्वेश्चन का ग्राफ और सिर्फ डेफिनेशन या टेबल बना के आ जाते हो तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक्स का फॉर्मेट था, वो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का था। तो
जब आप ग्राफ बना लेते हैं, जैसे इसमें भी 6 नंबर का आता है और 4 नंबर का आता है, 3 नंबर के आते हैं क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे भी फिर उसी हिसाब से पॉइंट लिखेंगे हेडिंग डाल के, ठीक है। अगर हेडिंग नहीं है तो बिना हेडिंग के लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरीके से लिखने के बाद फिर निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष अगर घर से याद करके जाते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो वहाँ पे तुरंत लिख सकते हैं। ये हैबिट में होना चाहिए, जिसकी हम प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पे अगर ग्राफ की जगह अगर उसने टेबल पूछ लिया है कि टेबल बताओ, तो आप यहाँ पे टेबल बनाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या नाम है एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। जो भी टेबल होगी डाटा की, नेशनल इनकम की चाहे हो, चाहे मांग वक्र की हो, यानी कि एम्प्लॉयमेंट्स की हो, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। तो चलते हैं, अब हम क्या नाम है फॉर्मेट देखते हैं। ये है आपका हिस्ट्री का एक फॉर्मेट है, ठीक है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के शीघ्र प्रसार के कारण क्या थे, यानी कि वो इतनी जल्दी क्यों बढ़ना चालू हुआ बौद्ध धर्म, क्यों जैन धर्म की तुलना में काफ़ी ज़्यादा फैला बौद्ध धर्म। तो ये हिस्ट्री का फॉर्मेट है, ठीक है। ये हिस्ट्री का फॉर्मेट है। तो हिस्ट्री में क्या है देख रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से लिखा है। पहले तो बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण क्या थे, तो मैंने लिखा है महात्मा बुद्ध के जीवन काल और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म का तीव्र गति से विस्तार हुआ, इसके निम्नलिखित कारण हैं। तो मैंने पहले गौतम बुद्ध के बारे में कुछ ना कुछ बताया, आप और कुछ भी बता सकते हैं, मगर ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लाइनों में बताना है। फिर मैंने हेडिंग डाल के उसको, जैसे 8 नंबर का आता था हमारे टाइम पे, तो 8 तरीके के हमने पॉइंट लिखे हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का चुंबकीय व्यक्तित्व, यानी कि उनका व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी उनकी काफ़ी अच्छी थी, तो इस वजह से क्या नाम है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो उसके अंदर लिख रखा है हमने पूरा 2 से 3 लाइन के अंदर। फिर ऐसे हमारा सेकंड हेडिंग है, ठीक है। सेकंड हेडिंग है, उसमें है बौद्ध धर्म का जन्म और ब्रह्म काल में हुआ था। बौद्ध धर्म का जो है ब्रह्म काल में जन्म होने के बाद भी इसलिए एक्टिव मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तीसरा कारण क्या बना है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और आध्यात्मिक सरल थी, यानी कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षा जो दी जाती थी काफ़ी सरल लैंग्वेज में दी जाती थी, इस वजह से भी क्या नहीं उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको हेडिंग में लिखनी है, जिसकी वजह से क्या होगा आपको अच्छे मार्क्स आने के लगे। मान लो 3 नंबर का भी आया, आप इतना लिख के आ जाते हैं एक पेज पे, तो 3 में से 3 आपको कन्फर्म है मिलना। कोई भी आपके मार्क्स नहीं जाएगा, अगर राइटिंग थोड़ी बहुत खराब है तब भी 2.5 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये है। तो नेक्स्ट और इसके अगले पॉइंट क्या है, आप ये देख सकते हैं। अगले पॉइंट आपके हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया था। पाली भाषा में किया था, इस वजह से वो पाली भाषा उस समय के लोग सभी लोग समझते थे। जबकि जैन धर्म वालों ने क्या किया था, संस्कृत भाषा में उसका प्रचार प्रसार किया, जिसके और संस्कृत उस समय लोग बहुत कम समझते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। अगर कंपेयर में भी आ गए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखोगे कि यहाँ पे मेरे को इस पॉइंट के लिए ना हेडिंग नहीं मिल रही थी, मगर बाद में देशों की आवश्यकताओं एंड समय की मांग मैंने लिख दिया, ठीक है। हेडिंग डाल दी, हेडिंग नहीं मिल रही थी मगर मैंने ये पॉइंट पूरा लिखा। बौद्ध धर्म में पांचवा देखेंगे, बौद्ध धर्म में स्वयं को सभी देशों की आवश्यकता एंड समय की मांग के अनुसार ढाल लेते थे, ठीक है, बौद्ध धर्म वाले। तो इस वजह से क्या नाम है ये एक पॉइंट हो गया, मगर हेडिंग नहीं थी, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और छठा हमारे पास पॉइंट है, बौद्ध संघ की महत्वपूर्ण भूमिका थी कि जो उनका मठ हुआ करता था, समूह हुआ करता था, वो एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते थे भिक्षुक के तौर पे, भिक्षुणी के तौर पे, ठीक है। ये और सातवां इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपका जाति व्यवस्था जो सिस्टम था वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। क्षत्रिय वैश्य सभी लोग शिक्षा ले सकते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है बौद्ध धर्म में, जिसकी वजह से उसका प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। तो ये अगर 10 नंबर का है तो 10 क्वेश्चन 10 पॉइंट लिखे, 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट लिखे, और फिर देन उसका निष्कर्ष लिखें, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो निष्कर्ष लिखने के बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपके नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है, नंबर कोई नहीं काटेगा। अगर 10 नंबर का है तो 10 नंबर, 6 नंबर का है तो 6 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। अब आ जाते हैं हम अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी हिस्ट्री का है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास पॉइंट नहीं है, ठीक है, और मगर आपको करना है वो क्वेश्चन, तो इसे बुकानन के विवरण को पढ़ते समय हमें किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है।
तो आप बुकानन की बुक के बारे में जानते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं बुकानन कंपनी का अधिकारी था, एक तो अंग्रेज़ों का था। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए हमें पढ़ते वक्त कि वो अंग्रेज़ों का अधिकारी था, तो सिंपल सी बात है अंग्रेज़ों के बारे में ही लिखेगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास हेडिंग नहीं है, वन लाइनिंग आंसर है, तो वन लाइनिंग के हिसाब से लिखेंगे। तो ये 4 से 4 नंबर में इस प्रकार से, या 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर में आते हैं, तो आप उसको इस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बुकानन की यात्राएं भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से प्रेरित नहीं थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर हम अदर क्वेश्चन देखें, ठीक है, ये हो गया। देखो लास्ट में मैंने निष्कर्ष भी लिख रखा है इसमें, बुकानन वाले में निष्कर्ष। उपरोक्त तथ्यों और सावधानियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बुकानन कंपनी के लिए काम करता था तथा उसने कंपनी के कहने पर अधिकतर कार्य किए। उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थी। ठीक है, तो ये निष्कर्ष आपका निकलता है कि इसलिए हमें बहुत सावधानी से बुकानन की पुस्तक पढ़नी चाहिए, जो इतिहास है उसने लिखा है। ठीक है, फिर ये भी आपका हिस्ट्री से बन के आता है 3 नंबर का क्वेश्चन, तो 3 से 4 नंबर का, तो इसको भी हमने इसी तरीके से लिखा है क्योंकि हमारे पास हेडिंग नहीं थी। तो ये सारे फॉर्मेट ये सही होते हैं। जो बड़े क्वेश्चन है उनको हेडिंग बना के लिखो, अगर हेडिंग नहीं है तो पॉइंट बना के लिखो, कभी भी पैराग्राफ वाइज में कभी भी मत लिखना। ठीक है, ये दक्कन का हो गया। ये देखो यहाँ पे भी हमने निष्कर्ष लिखा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास निष्कर्ष है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। अब देखो इकोनॉमिक्स का आ गया, पॉलिटिकल साइंस का उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में यहाँ पे देखेंगे कि हमने ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, इतने पोर्शन में, ये जो इतने पोर्शन में हमारा है ग्राफ है, ये वाला है, ये वाला जो है इतने पोर्शन में ग्राफ है। और हमने यहाँ पे लिखा रखा है, देखो प्रश्न क्या है, उन चरणों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा उपभोग वक्र यानी कि उपभोग फलन से बचत फलन यानी कि बचत वक्र प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या डेफिनेशन देंगे, उपभोग फलन क्या है। ठीक है, उपभोग वक्र बताने के लिए, और फिर उसकी डेफिनेशन देंगे, बचत फलन की डेफिनेशन देंगे, देन फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सी और बी के बीच में पता है हमें वाई और सी जो है, सी उपभोग फलन होता है, ठीक है, एस बचत फलन होता है। तो इसको डिफाइन करेंगे कि क्या होता है, अभी मैं डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और बचत फलन, देन फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका बिहेवियर, बचत फलन और एस वक्र का और वाई वक्र का और बचत फलन का किस तरीके से बिहेवियर होता है। ठीक है, ये जैसे कि एस फलन जो आपका होता है कि नीचे से माइनस से, जैसे कि शुरू में बंदा कंजप्शन करता है मगर उस समय कोई सेविंग नहीं होती है, मगर इनकम भी नहीं होती, उस समय इनकम जीरो होती है, मगर फिर भी कोई ना कोई कंजप्शन करता है। एक ऐसा लेवल आता है जब जितना कमाता है उतना उपभोग कर लेता है और सेविंग क्या नहीं जीरो होती, फिर उसके बाद वो सेविंग करना प्रारंभ करता है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही समझाना है, तो यही समझाना है। तो उसके बाद हमने डेफिनेशन दे दी, फिर उसको ये समझा के ये हमने 2 से 3, मान लो 6 नंबर में आए, 2 से 3 पॉइंट लिखे, 2 नंबर का डेफिनेशन हो गया, 1 नंबर का आपका क्या नाम है, 1 नंबर आपके पैराग्राफ के हो गए, क्योंकि 1 नंबर आपके पैराग्राफ के हो गए, 1 नंबर डेफिनेशन के हो गए, 1 नंबर क्या नाम है इस वाली डेफिनेशन के हो गए, 3 नंबर ये हो गए। फिर 3 से 4 पॉइंट आप और एक्सप्लेन कर सकते हो विद निष्कर्ष या विदाउट निष्कर्ष। ठीक है, विदाउट निष्कर्ष और विद निष्कर्ष। तो ये सही फॉर्मेट होता है आपके आंसर राइटिंग का। ठीक है, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में अगर सही तरीके से लिखते हो। मगर एक ध्यान दिए ना कि कभी कभार 2 नंबर में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि 45 डिग्री कोण क्यों बनाया जाता है, वाई को, इनकम का 45 डिग्री कोण क्यों होता है। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना है। ठीक है, मैंने ये चला दिया है, नोट कर लेना है। ये 2 से 3 नंबर में पूछेगा हमेशा, वो शुरू से पूछता रहता है, फेवरेट क्वेश्चन है उस इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और आगे चलते हैं। हाँ बस ये तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमें इकोनॉमिक्स का ध्यान रखना है, ऐसे पॉलिटिकल साइंस में, सोशोलॉजी में, ठीक है, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में आप इसी तरीके से, आर्ट्स के अधिकतर हो गया। ठीक है, और इकोनॉमिक्स का भी मैंने फॉर्मूला बताया, जो भी ग्राफिक वाले या टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं उसको उसी तरीके से अटैम्प्ट करना होता है। तो इन सब का ध्यान रखेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से आप स्कोर करेंगे, ये उम्मीद करते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बना रहिए, हम और भी सारी चीज़ें आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपको और कोर्स वगैरह करवाएंगे। ठीक है।